Hello students, welcome to lecture 19th of concrete technology। पिछली बार हमने एब्जॉर्प्शन मॉइस्चर कंटेंट तक पढ़ा था। आज हम बल्क फाइन एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे, बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे। तो बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट है क्या? तो बल्किंग इज द फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्री मॉइस्चर। मतलब उस बल्किंग इन द सेंस किसी भी चीज़ का मास बढ़ जाना, वॉल्यूम बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। ठीक है, किस चीज़ की वजह से? उस चीज़ की वजह से, मॉइस्चर की वजह से। जैसे कि आपने देखा होगा, आप पता है एक छोटी छोटी गोलियाँ आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पानी के अंदर रखते हैं तो वो फिर सुबह तक फूल जाती है, और फिर अपन उसके मतलब अपीयरेंस में उसको अपन रखते हैं कि घर पे वो अच्छी लगे। तो उस तरीके से उसके अंदर भी होता है, कंक्रीट के अंदर भी होता है और फाइन एग्रीगेट के अंदर भी होता है कि कोई कोई रिएक्शन इस तरीके से पानी के साथ हो जाता है तो होता क्या है, उसके अंदर बल्कीनेस आ जाता है और उसका वॉल्यूम है जो है वो फूल जाता है, बढ़ जाता है। तो मतलब कोई भी चीज़ का वॉल्यूम का मास इंक्रीजिंग होना इज नोन एज बल्कीनेस। क्लियर? अ फ्री मॉइस्चर फॉर्म अ फिल्म ऑफ वाटर अराउंड ईच पार्टिकल। ठीक है, हर एक जो मॉइस्चर होता है, वो जो मॉइस्चर होता है फ्री मॉइस्चर फॉर्म, वो क्या करता है, जो हमारे फाइन पार्टिकल्स है ना उसके इर्द गिर्द एक फिल्म बना देता है, एक लेयर बना देता है। दिस फिल्म मॉइस्चर एक्सर्ट्स व्हाट इज नोन एज सरफेस टेंशन, और उसको हम सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं, विच कीप्स द नेबरिंग पार्टिकल अवे फ्रॉम इट। और जो क्या करता है, उसके जो आजू बाजू वाले पार्टिकल है उसको अपने से दूर करता है, तो ऑटोमेटिकली क्या बल्कीनेस आना स्टार्ट हो गई है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज पॉसिबल बिटवीन द पार्टिकल, जिसकी वजह से एक दूसरे से वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते पार्टिकल्स। ठीक है, दिस कॉज इंक्रीज इन मास ऑफ द फाइन एग्रीगेट, और वो जो क्या करता है, फाइन एग्रीगेट का मास बढ़ाने में एक वजह बनता है। ठीक है, द एक्सटेंडेड ऑफ बल्कीनेस डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सैंड एंड फाइनेस ऑफ द सैंड पार्टिकल्स। अब जो एक्सटेंट ऑफ बल्कीनेस है वो किस पे डिपेंड करता है? परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी अपन ने ये पैराग्राफ से क्या सीखा कि अगर कोई भी वाटर कंटेंट फाइन एग्रीगेट के अंदर रह जाता है और फाइन एग्रीगेट रजिस्ट नहीं कर पाता मॉइस्चर को, उस तरीके का उसका नेचर नहीं, तासीर नहीं है, तो उससे होगा क्या, उसके अंदर बल्कीनेस आएगी। ठीक है, बल्कीनेस किस तरीके से आएगी? तो कोई सिर्फ एक पार्टिकल का अपन एग्जांपल ले रहे हैं, पार्टिकल में जब मॉइस्चर कंटेंट जाएगा तो उससे होगा क्या, आजू बाजू जो पार्टिकल के एक फिल्म सी बन जाएगी, और वो फिल्म क्या करेगा, एक पार्टिकल्स को दूसरे पार्टिकल्स के साथ कॉन्टेक्ट में आने से रोकेगा। इसकी वजह से उसके अंदर जो मास होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसी तरीके से उसके अंदर जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो बल्कीनेस फाइन एग्रीगेट के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बल्किंग increase with increase in moisture content up to certain limit, and beyond that further increase in moisture content result the decrease in the volume and at the moisture content representing saturation point. The fine aggregates show no bulking. This is due to the fact that after addition of certain amount of water in fine aggregate, large aggregate, in fine large aggregate, the further addition of water break the films and the particle and hence volume gradually decrease. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आया अपने सामने कि मॉइस्चर कंटेंट रहता है ना उसके अंदर, पार्टिकल्स के अंदर, तो वो कुछ हद तक ही रहता है मॉइस्चर कंटेंट। क्यों कुछ हद तक ही रहता है? क्योंकि जो पार्टिकल जैसे मॉइस्चर कंटेंट की वजह से जो फिल्म क्रिएट हो जाती है ना, तो एक्सेस ऑफ वाटर आने से वो पार्टिकल्स के अंदर होगा क्या कि जो पार्टिकल्स है उसकी जो फिल्म है, जो पार्टिकल्स के इर्द गिर्द फिल्म बनाई गई थी वो वाटर कंटेंट के द्वारा ब्रेक हो जाएगी। अब एक बार जो ब्रेक हो गई सारी पार्टिकल्स की जो फिल्म है, तो वो सारे पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिस तरीके से अगर कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो गए तो होगा क्या, जो पार्टिकल्स है उसका जो वॉल्यूम है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? बहुत सिंपल सी थियरी है।
एक मॉइस्चर कंटेन है कोई भी पार्टिकल्स के अंदर, तो उसने फिल्म बना दी। वो किया क्या क्या करेगा, अपने जो साथीदार पार्टिकल्स है उसको पास में नहीं आने देगा। पर जब मैं एक्सेस ऑफ वाटर उसके अंदर डाल दूंगा तो जो फिल्म होगी जो बनी होगी पार्टिकल के इर्द गिर्द वो टूट जाएगी। और एक बार वो फिल्म टूट गई तो उसके बाद क्या होगा, जो अलग अलग पार्टिकल्स से मतलब जो गैप था पार्टिकल्स के बीच में वो डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से सारी पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो उससे होगा कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी थियरी थी बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट की। ठीक है, होप आपको समझ में आई होगी। अब ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ग्राफ दे के रखा है जिसके अंदर आप एक्स डायरेक्शन में देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एडेड बाय द वेट टू ड्राई रॉडेड फाइन एग्रीगेट। रॉडेड फाइन एग्रीगेट का क्या देके रखा है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर देके रखा है जो एडेड किया है वेट ऑफ ड्राई एग्रीगेट के अंदर। ठीक है, और आप वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ओवन ड्राई रॉड बाय फाइन एग्रीगेट। परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है किसका, मॉइस्चर का, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। अब समझो यहाँ पे ये ये किसका परसेंटेज दिया हुआ है, जो ये मॉइस्चर का परसेंटेज दिया गया है जो अपन ने ड्राई वेट पार्टिकल्स के अंदर डाला था। और ये ओवन का परसेंटेज दिया गया है जो अपन ने ओवन के अंदर उसको रखा था ड्राई करने के लिए रॉड पार्टिकल्स। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 से 5 होगा तो यहाँ पे इसका परसेंटेज कितना होगा, 10 to 20 के बीच में आएगा। किसका परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ ओवन ड्राई पार्टिकल्स का। 10 से 20 के बीच में आएगा। 5 से 10 होगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा आपको, मीडियम ग्रेडिंग मिलेगा आपको। और फिर बाद में अगर 10 जितना होगा, 5 से 10 के मतलब समझो यहाँ पे 9 जितना होगा तो फाइन ग्रेडिंग आएगा। समझ में आया, इस तरीके से ग्रेडिंग आने वाला है। 30 to 40 के बीच के परसेंटेज का ग्रेडिंग आएगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर कंटेन ऑन बल्किंग ऑफ द सैंड। ठीक है, अब फाइन एग्रीगेट से मेरा मतलब होता है कि सैंड जो होता है वो हमारा फाइन एग्रीगेट होता है। कंक्रीट के अंदर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों लगते हैं। ये शायद डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, पर मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि फाइन एग्रीगेट जो होता है वो होता है सैंड, और जो कोर्स एग्रीगेट सॉरी कोर्स एग्रीगेट होता है वो अपना वो जो नॉर्मल एग्रीगेट जो साइज में बड़े होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं। फाइन एग्रीगेट इज पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, उसका चूरा बनकर रोस्ट हो के जो सॉइल निकलता है दैट इज फाइन एग्रीगेट। बहुत सिंपल सी थियरी है। ठीक है, समझने के जैसा कुछ है नहीं उसके अंदर। फिर फॉर ऑर्डिनरी सैंड द बल्किंग यूजुअली वेरीज बिटवीन 15 to 30%। जो ऑर्डिनरी सैंड होता है उसकी जो बल्किंग होती है वो 15 से 30% के अंदर वेरी करती है। ठीक है, फाइन एग्रीगेट bulks more and maximum bulking is obtained at the higher water content than the coarse sand। ठीक है, जो सैंड बल्क है वो ज़्यादा, वो जो सैंड की बल्किंग रहती है वो जो है वो ज़्यादा रहती है जब उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है कोर्स एग्रीगेट से। ठीक है, इन द केस ऑफ ठीक है, अब इन केस ऑफ कोर्स एग्रीगेट द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। ठीक है, जो कोर्स एग्रीगेट के मामले में इंक्रीज होती है जो वॉल्यूम वो बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू रहती है, तो उसको नेग्लेक्ट करते हैं। एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स सैंड पार्टिकल्स दैट मैन्युफैक्चर फाइन एग्रीगेट बल्क एज मोर मच एज अबाउट 40%। 40% जितना बल्क वो ज़्यादा मतलब उनके वेट है उससे 40% जितना वेट वो अपना इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है, फाइन एग्रीगेट के अंदर केस के अंदर बता रही है। इफ़ द मॉइस्चर सैंड इज मेजर्ड बाय द वॉल्यूम एंड नॉन अलाउंस इज मेड फॉर बल्किंग द मिक्स will be rich than the specified because for given mass moist and occupies a considerable large volume than the same mass of the dry sand। अब इसके अंदर क्या बोला है नए पैराग्राफ के अंदर कि जो मॉइस्ट सॉइल है हमारा, ठीक है, मॉइस्ट सैंड है वो अगर हम यूज़ करते हैं और वही सेम जैसे कि एक मैंने ड्राई सैंड ले लिया और 2 ड्राई सैंड सैंपल ले लिए, दूसरे जो ड्राई सैंड सैंपल के अंदर मैंने मॉइस्ट कंटेंट बढ़ा दिया यानी पानी डाल के रख दिया, तो होगा क्या, जो ड्राई सैंपल है दोनों सेम वेट के मैंने लिए थे पर इसके अंदर मैंने अगर मॉइस्चर डाल दिया तो होगा क्या, ये जो मॉइस्चर वाला है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा।
ठीक है। और अगर इस तरीके का मिक्स अपन कंक्रीट के अंदर यूज़ करते हैं तो वे बहुत चांसेस है हमको सेग्रीगेशन या हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर मिलने के कंक्रीट के अंदर, ठीक है। और वो क्या करेगा, जो यील्ड कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस कर देगा कंक्रीट की। तो मतलब इन शॉर्ट एक तरीके का जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट है वो अपनी कम हो जाएगी। तो कभी भी कंक्रीट के अंदर जब अपन फाइन एग्रीगेट डालते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू इंक्रीज टू इंक्रीज द मेजर वॉल्यूम। मतलब मेजर वॉल्यूम है हमारा उस सैंड का, वो चेक कर लेने का किसके हिसाब से, परसेंटेज बल्किंग के हिसाब से, ठीक है। वो अच्छी तरीके से चेक करके ही हमको उसके अंदर कंक्रीट के अंदर वो सैंड है उसको यूज़ करना चाहिए। इस तरीके का इसके अंदर दिया है। इफ़ नो अलाउंसेस इज मेड, कोई भी तरीके का बल्किंग का अलाउंसेस अगर नहीं बैठता, नहीं अपन कर रहे हैं, तो वो जो सैंड है नॉमिनली उसका जो मिक्स रहेगा वो रहेगा 1:4। फॉर एग्जाम्पल विथ करस्पॉन्ड टू 1.74 जैम 4 for any bulking of 15% and the strength of concrete will increase। मतलब जैसे कि कोई भी अलाउंसेस अगर बल्किंग का हम नहीं रख रहे तो नॉमिनल जो हम लेते हैं वही लेंगे। वो नॉमिनल हम जैसे कि ये वाला कंक्रीट के लिए ले रहे हैं 1 जैम 2 जैम 4, मतलब ये क्या बोलते हैं, एक सीमेंट फिर बाद में अपना सैंड और एग्रीगेट। तो जो सैंड है उसको हम 1.74 कर देंगे अगर हम बल्किंग कंसिडर नहीं कर रहे तो, हाँ उसके बारे में बता रहा हूँ। कंसिडर अगर नहीं कर रहे तो हम उसको 1.74 कर देंगे, ठीक है। अगर बल्किंग परसेंटेज 15 से ज़्यादा है या 15 जितने हैं तो उससे होगा क्या, जो हमारी स्ट्रेंथ रहेगी कंक्रीट की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट किस तरीके से फाइन करते हैं, तो बल्किंग परसेंटेज जो बल्किंग का वो डिटरमाइंड होता है IS कोड 2386 के अंदर 1963 के अंदर देके रखा हुआ है, ठीक है। अ सैंपल ऑफ मॉइस्ट इज फील्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर एक मॉइस्चर फील्ड करके एक सैंपल डाल के रख देने का, ठीक है। नॉर्मल मैनर के अंदर रिकॉर्ड द लेवल ऑफ सिलेंडर H1, वो जो उसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर हमने जो रेत भरी है मॉइस्ट सैंड की उसको H1 रख दो। पोर द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, फिर वही सिलेंडर के अंदर हमको क्या करना है, पानी भर देना है। कम्प्लीटली इंड्यूट द सैंड एंड शेक इट, अच्छी तरीके से उसको मतलब जो सैंड है मॉइस्चर के पानी के अंदर हमें जो सैंड है उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, हिला देना है। सिंस द वॉल्यूम ऑफ सेचुरेशन ऑफ सैंड इज द सेम एज दैट ऑफ द ड्राई सैंड, the induct sand completely offset the bulking effect, the record the level of sand as H2, ठीक है। और वो सैचुरेटेड जो कंटेनर है उसका हम H2 ले लेंगे, ठीक है। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो H1 जो सैंपल आया था हमारा मॉइस्ट वाला वो, फिर पानी डालने के बाद जो सैंपल था उसको उससे माइनस करेंगे तो H1 माइनस H2 करेंगे, डिवाइडेड बाय H2 करेंगे, मतलब वापस से पानी वाले सैंपल से उसको डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, बल्किंग परसेंटेज हमको मिल जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से बल्किंग का हमको परसेंटेज निकालना है। और बल्किंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर मिक्सिंग ऑफ प्रॉपर और डिजाइनिंग ऑफ प्रॉपर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, ठीक है। अपन मिक्स डिज़ाइन भी कंक्रीट की सीखने वाले आगे, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं मटेरियल की जो हमें सीखना ज़रूरी है, और मटेरियल के बारे में हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम कंसिडर नहीं करते और उसकी वजह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर नुकसान हो जाता है। आज भी आप अगर देखोगे आपके घर के अंदर अगर सी पे जा रहा है तो ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं करी थी बनाने वाले ने, उसकी वजह से ही वो चीज़ हो रही है। फ्लैट्स के अंदर अगर सी पे चाहता है या किसी का भी फ्लैट की जो स्लैब की दीवार है वो सेग्रीगेट करती है तो वो इस चीज़ की वजह से ही करती है कि अच्छी तरीके से ये सारे टेस्ट नहीं करे गए थे और बाद में इस तरीके की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बहुत जनरली तो ये ज़्यादातर कोई टेस्ट देखता नहीं है, सोचता नहीं है। करप्शन ही इतना है इंडिया के अंदर के सब ऐसे ही साइन करके अप्रूव कर दिया जाता है। पर हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिविल इंजीनियर ये सारे टेस्ट हमें परफॉर्म करने चाहिए। हम जहाँ पे भी जाएंगे वो इस चीज़ की डिमांड करनी चाहिए हमें अच्छी तरीके से, और जो किसी का भी हम घर बना रहे हैं उसमें हमको ये सारी चीज़ें कंसिडर करके वो घर बनाना चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट की बात करने वाला हूँ मैं वो है अल्कलाई एग्रीगेट रिएक्शन। अल्कलाई एग्रीगेट रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे।
अब अल्काइल एग्रीगेट रिएक्शन को कैंसर ऑफ कंक्रीट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कैंसर ऑफ कंक्रीट? क्योंकि जो ये अल्काइल रिएक्शन है उसके अंदर होता क्या है कि ये एक स्वेल रिएक्शन पैदा करता है। स्वेल रिएक्शन यानी सूजन, सूजन को स्वेलिंग बोलते हैं अपन। स्वेलिंग रिएक्शन पैदा करता है जो कि कंक्रीट के अंदर ऑकर होती है एल्काइन सीमेंट पेस्ट के द्वारा। कब? जब वो रिएक्शन करता है किसके साथ? नॉन क्रिस्टल सिलिका के साथ। ठीक है, कॉमनली नॉन सिलिका स्ट्रक्चर के साथ जब सीमेंट पेस्ट अल्कालाइन रहता है और नॉन क्रिस्टल सिलिका के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो क्या होता है, जो सफिशिएंट मॉइस्चर है ना वो अच्छी तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एक विस्कस जेल सोडियम सिलिकेट की वो है जो वो क्या करती है एग्रीगेट की वजह से वो उसके अंदर एक स्वेल पैदा कर देती है। और स्वेल पैदा करती है यानी उसका जो वाटर वॉल्यूम है, जो रिएक्शन है हमारे कंक्रीट का, वो बहुत ख़राब आता है, स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो पूरा का पूरा जो एक्सपांशन होता है वो पूरा का पूरा कंक्रीट की वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। नॉर्मली एग्रीगेट यूज इन द कंक्रीट आर कंसिडर एज इनर्ट मटेरियल। ठीक है, बट सम एग्रीगेट कंसिडर रिएक्टिव टाइप ऑफ सिलिका। ठीक है, जो एग्रीगेट है उसके अंदर सिलिका होता है। ठीक है, वो थोड़ा रिएक्ट करता है सीमेंट के साथ। मैंने जैसे बताया अल्कलाइन होता है सीमेंट के अंदर, विच रिएक्ट विथ अल्कलाइन प्रेजेंट इन द सीमेंट। देखो सीमेंट के अंदर अल्कलाइन होता है। ठीक है, दैट इज सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। एज रिजल्ट अल्कलाइन सिलिकेट जेल ऑफ अनलिमिटेड स्वेलिंग टाइप आर फॉर्म्ड। ठीक है, क्या पैदा होती है? अल्कलाइन सिलिकेट जेल पैदा होती है। ठीक है, अनलिमिटेड स्वेलिंग टाइप आर फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रॉक विच कंटेन रिएक्टिव कंस्टिट्यूएंट इंक्लूड ट्रैप। ठीक है, और ये जो टाइप के रॉक होते हैं वो जो रिएक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं? वो ट्रैप इंक्लूड करते हैं। ट्रैप एंड एडेंसाइट, राइलोलाइट, सिलिकॉन एंड सर्टेन टाइप ऑफ सैंडस्टोन। इस तरीके के जो सैंडस्टोन है वो कंटेन करते हैं ये टाइप के रॉक। दिस रिएक्टिव कंस्टिट्यूएंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ओपला, चैरेट्स, वॉल्केनिक ग्लास, जाइलोट एंड चेलिडोनी एक्सेट्रा। और ये जो रिएक्टिव कंस्टिट्यूएंट रहता है वो क्या फॉर्म करता है? ये सारी चीज़ें फॉर्म करता है। मैं वापस से नहीं पढ़ूंगा, आप वापस से पढ़ो, बहुत प्रोनाउंसिएशन बहुत भारी है भाई इन लोगों का। ठीक है, इस तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये फॉर्म करता है। ठीक है, और ये सब है क्या? ये सब टाइप ऑफ रॉक हैं जो कि पैदा होते हैं। ठीक है, और ये इनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है सिलिका की वजह से बहुत ज़्यादा रहता है, तो सिलिका कंटेंट भी ज़्यादा रहता है। तो ये सब टाइप ऑफ रॉक्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं रिएक्शन की वजह से। क्लियर? द एल्कलाइन silica gel formed by alkaline aggregate reaction in confined by the surrounding cement paste. Internal pressure is developed leading to the expansion, cracking and dispute of cement paste. ठीक है, जो सिलिका जेल फॉर्म्ड होती है अल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन की वजह से, वो क्या करती है? सीमेंट पेस्ट का इंटरनल प्रेशर डेवलप कर देती है। और जो इंटरनल प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, जब कुकर के अंदर प्रेशर डेवलप होता है तो बेटा क्या होता है? कुकर फट जाता है। तो इस तरीके से कंक्रीट भी फट जाएगा। ठीक है, डिस्प्यूट हो जाएगा सीमेंट पेस्ट के अंदर और उसकी वजह से क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, है ना, एक्सपांशन होना स्टार्ट हो जाएगा कंक्रीट के अंदर। दिस एक्सपांशन अपीयर टू ड्यू टू द हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेटेड थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, बट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू द स्वेलिंग प्रेशर ऑफ द स्टील सॉलिड प्रोडक्ट ऑफ अल्कलाइन सिलिकेट रिएक्शन। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस रहता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक एक तरफ रह जाता है और सॉलिड मॉलिक्यूल्स एक एक तरफ रह जाता है। ठीक है, समझो कि आप एक इक्विलिब्रियम वो ले रहे हो, कंडीशन ले रहे हो।
ठीक है। तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल मोशन रहेगा वो सब में अलग अलग मिलेगा अपन को, ठीक है। जो एक तरीके की जब ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है तो पार्टिकल्स अलग अलग और उसके जो जैसे सीमेंट अलग अलग रह जाएगा, एग्रीगेट अलग अलग रह जाएगा, इस तरीके की भी अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं ऑस्मोसिस को भी, ठीक है। तो जो स्वेलिंग प्रेशर है वो प्रेजेंट ही रहेगा किसके अंदर, सॉलिड प्रोडक्ट के अंदर एल्कालाइन सिलिका रिएक्शन के द्वारा। अब एल्कालाइन एग्रीगेट रिएक्शन के आगे और पढ़ेंगे। दिस इंडिकेट दैट स्वेलिंग ऑफ द हार्ड एग्रीगेट इज मोस्ट हार्मफुल टू कंक्रीट। सही बात है, तो बहुत अच्छी बात बोल दी भाई ने, ठीक है। द रिएक्टिविटी of aggregate depends upon its particle size and porosity, as this influence area over which the reaction can take place, ठीक है। जो भी एग्रीगेट की रिएक्टिविटी रहती है वो किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करती है और पोरोसिटी पे डिपेंड करती है। और वो क्या करता है, जो वो इन्फ्लुएंस करता है एरिया ओवर जहाँ पे अपन को, जहाँ पे रिएक्शन जहाँ पे रिएक्शन होने वाला है वहाँ पे वो जो पार्टिकल की साइज और पोरोसिटी है वो इन्फ्लुएंस करती है। अब फैक्टर प्रोमोटिंग द एल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं एल्कलाइन रिएक्शन को। तो जो गिवन 5 जो फैक्टर हैं वो करते हैं। सबसे पहला रिएक्टिव टाइप ऑफ एग्रीगेट सॉरी, जो रिएक्टिव बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, जिसके अंदर सिलिका की प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है, एल्कालाइन प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है और सिलिका से जाके रिएक्ट करते हैं वो। फिर हाईली एल्काइल कंटेंट इन सीमेंट, एल्कालाइन कंटेंट अगर सीमेंट के अंदर ज़्यादा है वो एग्रीगेट से रिएक्ट करेगा। ऑप्टिमस टेम्परेचर एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल करता है। अगर टेम्परेचर की वजह से रिएक्शन के अंदर मतलब अलग अलग, इसलिए है ना, सीमेंट भी अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से हम बनाते हैं। वो सेम सीमेंट जो है कनाडा में हम यहाँ यूज़ करते हैं वो हम इंडिया में यूज़ नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। क्यों अलग होती है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंडिया से बहुत काफ़ी लो पे चलता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन हमको ज़्यादा चाहिए होता है। तो उसकी वजह से जो सीमेंट की बॉन्डिंग प्रॉपर्टी है वो जल्दी सेट होती है। यहाँ पे अपन वो सीमेंट यूज़ करेंगे तो नहीं रहेगा, क्योंकि अपना जो टेम्परेचर है इंडिया का बहुत हाई रहता है, सॉरी ठीक है। अब हाई एल्कलाइन कंटेंट इज अवेलेबल ऑफ मॉइस्चर भी बहुत, जैसे हमने बताया, सैंड पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स के अंदर अगर मॉइस्चर ज़्यादा रह जाता है तो सेग्रीगेशन का चांसेस रहता है। फाइननेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स रहेंगे तो अच्छी तरीके से वैसे भी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। और वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे और वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ थी जो प्रमोट करती है एल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन को। एज मेंशन अर्लियर, certain type of rock like trap, andesite, rhyolite, siliceous limestones and certain type of sandstone contain reactive constituent, ठीक है। तो ये जो टाइप के अभी मैंने रॉक पढ़े वो सब एल्कालाइन रिएक्शन कंटेन करते हैं। द एग्रीगेट ड्राइव फ्रॉम सच रॉक आर रिएक्टिव एंड मे प्रमोट द एल्कालाइन रिएक्शन। अब the high alkyl content in cement is also an important factor contributing to the alkaline aggregate reaction, ठीक है। जो एग्रीगेट के अंदर पहला पॉइंट क्या था, द एग्रीगेट ड्राइव फ्रॉम सच रॉक आर रिएक्टिव एंड मे बी प्रमोट एल्कलाइन रिएक्शन, जो मैंने जो रॉक के बारे में बताया वो प्रमोट कर सकती है। द हाई एल्कलाइन कंटेंट इन सीमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंटेन टू एल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है अगर हाई कंटेंट करता है सीमेंट के अंदर एल्कलाइन फैक्टर। टू प्रिवेंट एंड डिटोरिएशन ऑफ कॉन्क्रीट ड्यू टू एल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन, alkali content in cement should not be exist 0.6%। तो अल्कलाइन जो की मात्रा है सीमेंट के अंदर वो 0.6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब वो हम सीमेंट यूज़ कर सकते हैं कंक्रीट बनाने के लिए। द आइडियल टेम्परेचर फॉर प्रमोटिंग ऑफ एल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्ट इन द रेंज ऑफ 10 to 38 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है, जो मैंने बताया टेम्परेचर इफेक्ट करता है, तो वो जो एल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्ट की कौन से रेंज में करता है, 10 to 38 की डिग्री के अंदर के टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है। इफ़ द टेम्परेचर इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस and more than 38 degree Celsius, it may not provide an ideal situation of alkaline aggregate reaction।
अल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन कभी अपन आइडियलाइज सिचुएशन ले सकते हैं जब अगर 10 to 28 के बीच में अपना टेम्परेचर रेंज रहेगा। अगर 10 के नीचे गया टेम्परेचर रेंज तो वो अपन आइडियलाइज सिचुएशन ले ही नहीं सकते, या 38 के ऊपर गया तो अपन आइडियलाइज सिचुएशन नहीं ले सकते। इस तरीके से ही अपन को एग्रीगेट का रिएक्शन आइडियलाइज अपन यहाँ पे ले सकते हैं। अब द अल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन इन कॉन्क्रीट गेट प्रमोटेड in the presence of moisture and lack of water greatly reduce this kind of deterioration। ठीक है, जो अल्कलाइन एग्रीगेट जो कंक्रीट के अंदर प्रमोट होता है किसकी वजह से होता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर की वजह से होता है या लैक ऑफ वाटर, मतलब बहुत जल्दी वाटर का जो डिमांड है वो रिड्यूस हो रहा है कंक्रीट के अंदर, उसकी वजह से वो अल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन प्लेस देता है। द डिटोरिएशन will be more on the surface of concrete and interior of mass concrete will not deteriorate due to the alkaline aggregate reaction। Fineness of cement also promote the alkaline aggregate reaction। ठीक है, जो डिटोरिएशन है किसका, सरफेस ऑफ कंक्रीट का और इंटीरियर ऑफ मास कंक्रीट का, वो अल्कलाइन रिएक्शन की वजह से डिटोरिएट नहीं होगा। ठीक है, अल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन मेजर टू कंट्रोल अल्कलाइन एग्रीगेट, क्या क्या प्रिवेंशन क्या है इसके वो अपन को पढ़ने। तो सिलेक्शन ऑफ नॉन रिएक्टिव टाइप ऑफ एग्रीगेट, मतलब नॉन रिएक्टिव जो रिएक्ट ना करे उस तरीके के एग्रीगेट यूज़ करें। बाय रिस्ट्रिक्शिंग अल्कलाइन कंटेंट इन सीमेंट बिलो 0.6%, अल्कलाइन कंटेंट 0.6% के नीचे हो उस तरीके का अपन सीमेंट यूज़ करेंगे। कंट्रोलिंग टेम्परेचर को कंट्रोल ही रखना है क्योंकि 38 तक तो वैसे ही अपना टेम्परेचर रहता है। गर्मी में ध्यान रखना है अपन को अल्कलाइन रिएक्शन का, क्योंकि गुजरात का ही टेम्परेचर 40 के अब चले जाता है, 40 to 45 चले जाता है। ठीक है, तो इसकी चीज़ का ध्यान रखना है। बाय द यूज़ ऑफ करेक्टिव एडमिक्सचर सच एज पोजोलैन का एडमिक्सचर, बाय कंट्रोलिंग मॉइस्चर कंटेंट का ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, फिर बाय यूजिंग करेक्टिव एडमिक्सचर अच्छी तरीके से यूज़ करना है। कौन सा एडमिक्सचर यूज़ करेंगे, तो पोजोलान्स करके जो एडमिक्सचर है वो यूज़ करेंगे। बाय कंट्रोलिंग द वाइड स्पेस इन कंक्रीट, जो कंक्रीट के अंदर वाइड स्पेस है वो कंट्रोल करना है। और बाय यूजिंग टू फाइन ग्राउंड सीमेंट, ठीक है, फाइन ग्राउंड सीमेंट यूज़ करना है, इससे अपना जो अल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन है वो कम होगा। ठीक है, आज हमने दो चीज़ पढ़ी, बल्किंग ऑफ एग्रीगेट ऑफ फाइन एग्रीगेट और अल्कलाइन एग्रीगेट रिएक्शन के बारे में पढ़ा। और जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो देखी उसके अंदर व्यूज़ 3080 है। इसका मतलब ये मैं मान सकता हूँ कि अगर मेरी 5th सेम की जनता 72 है और 38 व्यूज़ ही आ रहे हैं और 5-6 व्यूज़ हम बाहर के भी गिन सकते हैं, या हम लोग भी कभी कभी अपने वीडियोस देखते हैं देखने के लिए कोई मिस्टेक है कि नहीं यूट्यूब पे, तो उसके हम लोग अगर व्यूज़ गिन लेते हैं तो मान के चले कि 25 लोग ही हमारी वीडियोस अभी देख रहे हैं, जो कि हमको व्यूज़ का तो लालच है नहीं। ठीक है, यूट्यूबर तो हम है नहीं जिससे हमको व्यूज़ मिलेंगे तो पैसा मिलेगा, पर इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो हमारे सतर्क नहीं है। और मैंने आप लोगों को लास्ट 3 या 4 वीडियो से लाइबिलिटी भी दी है, मैं असाइनमेंट भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल्स थे, तो मुझे लगा कि प्रैक्टिकल्स के तो शायद असाइनमेंट नहीं देने चाहिए, तो मैं आपको लिबर्टी भी दे रहा हूँ। अब इस चीज़ की जो वीडियोस नहीं देख रहा तीर्थ, आप ये मैसेज सबको पहुँचा देना, यूट्यूब पे भी जाएगा कि अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हो तो नुकसान अल्टीमेटली आपका ही है। ठीक है, हम लोग मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बनाए हैं, हमको पहले पीपीटी बनानी पड़ती है, पीपीटी को पढ़ना पड़ता है। हम लोग वो तो है नहीं सर्वज्ञानी कि हम बिना पढ़े चालू हो जाएंगे, और उसके बाद हमको ऐसे ही वीडियोस बनानी पड़ती है। वीडियोस के अंदर भी अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो 10 बार कट करके उसको सही करना पड़ता है। ठीक है, और फिर अगर आप इस तरीके का हमको रिएक्शंस देते हैं और क्या बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक काम निकालते हैं, कोई भी तरीके का एक्सक्यूज़ बनाते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता सही है। ठीक है, तो मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि वीडियो क्यों नहीं देखी जा रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ी वीडियोस अभी बड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अपना देखा जाएगा कि कंपेरेटिवली अगर देखो तो अपन यूनिट 1 पे ही हैं, अपना डिले चल रहा है कोर्स। ठीक है, तो मुझे
ये चीज़ खटक रही है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वीडियोस देखने में प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो आप बोलोगे कि नेट प्रॉब्लम है, आप 114 क्वालिटी पे भी देख सकते हो, मेरी आवाज़ ही सुननी है अच्छी तरीके से, लाउड एंड क्लियर आवाज़ रहती है मेरी, ठीक है। कंटेंट भी तुमको मिल जाता है आजकल। मैं जैसे ही मेरा एक चैप्टर का कंप्लीट हो जाए, एग्रीगेट का पूरा होगा, तो मैं पूरा का पूरा कंटेंट तुमको भेज दूंगा, ठीक है। हर तरीके से तो अब हेल्प कर रहे हैं, अब पूरे थाली लगा के दे दी है, मुंह के अंदर कौर तो तुमको ही खाना पड़ेगा, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। एक अच्छे नागरिक के हिसाब से हम है ना, अपने देश की जिम्मेदारी है, अपने देश की तरफ जिम्मेदारी कि हम अच्छे इंजीनियर बने, क्योंकि हमारे हाथ में, अगर कल को कहीं तुम प्रोजेक्ट करने जाते हो तो बहुत सारे लोगों की हाथ, एक सिविल इंजीनियर के हाथ में बहुत सारे लोगों की लाइफ रहती है, और ये सारे जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमको नहीं पढ़ाएगा, देखो मैं क्लियरली बता रहा हूँ तुमको, मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ ना, उस कॉलेज में हमको इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ाया गया। तुम्हारे पास मौका अच्छा है, पढ़ लो। एक तो क्वारंटाइन इसकी वजह से, कोरोना की वजह से आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, बाय बाय।